इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। गोरखपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री का आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं आज सुबह पूजा अर्चना करेंगे और गौ की सेवा भी करेंगे। पूजा के बाद मुख्यमंत्री जनता दर्शन लगाएंगे, फिर जाएंगे पिपराई क्षेत्र के लोहासी गांव में। आपको बता दें कि जहां सीएम स्वर्गीय मार्कंडेय यादव के आवास पर जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर में सीएम का आज दूसरा दिन है दौरे का। आपको बता दें कि सुबह ही सीएम ने पूजा अर्चना की और गौ सेवा की। आपको बता दें कि जो उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा मानी जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो आम लोगों को सुनेंगे और उनकी समस्याओं के लिए निर्देश देंगे। आपको बता दें कि जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री पिपराई क्षेत्र के लोहसी गांव का दौरा करेंगे, जहां वे स्वर्गीय मार्कंडेय यादव के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये दौरा प्रशासनिक और जनसंपर्क दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें स्थानीय विकास और जन समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है दौरे का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह पूजा अर्चना कर गौ सेवा करेंगे। इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आप सांसद संजय सिंह का आज आगरा का दौरा है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को आगरा से मथुरा तक पदयात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा होगी शुरू। आपको बता दें कि ये पद यात्रा है वो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। दिल्ली के आप सांसद आगरा से मथुरा तक पद यात्रा शुरू करेंगे, जिससे रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 का ये संदेश देने वाली यात्रा है। ये पद यात्रा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी और सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में होगी। यात्रा के दौरान विभिन्न इलाकों में लोगों से मुलाकात की जाएगी और रोजगार, सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को जोड़े रखना और उनके सामने सामाजिक व आर्थिक मुद्दों को उजागर करना होगा। तीन अप्रैल को आगरा से मथुरा तक पदयात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि इस पदयात्रा का जो नेतृत्व है वो आप सांसद संजय करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य होगा लोगों को रोजगार और न्याय के लिए प्रेरित करने के लिए। ये पदयात्रा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। आपको बता दें कि ये पदयात्रा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जाएगी।
खबर अब चंडीगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए धमाके जैसी आवाज ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। शुरुआती जांच में इसे कम तीव्रता वाला क्रूड विस्फोटक बताया गया, जिससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं थी। आपको बता दें कि दीवार पर निशान मिलने से ये स्पष्ट है कि कोई विस्फोटक वस्तु फेंकी गई थी। घटना के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान की कोशिश कर रही है। ये घटना कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। फिलहाल जांच जारी है। चंडीगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। शाम करीब 5 बजे हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। शुरुआती जांच में इसे कम तीव्रता का विस्फोट बताया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े हैं। आखिर ये हुआ क्यों और किसने किया? अब तक की जांच में सामने आया है कि ये एक कम तीव्रता वाला क्रूड एक्सप्लोसिव था। दीवार पर इसके निशान भी देखे गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई विस्फोटक जैसी चीज फेंकी गई थी। इस ब्लास्ट को लेकर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, पंजाब का जो चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ बीजेपी कार्यालय के बाहर, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अलग विषय है कि बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार को और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। केंद्र सरकार से जो सहायता उनको जरूरत होती है वो हमेशा करती है। पंजाब में चुनाव के पहले कुछ अवांछनीय तत्व ऐसे हैं जो पंजाब में शांति नहीं चाहते। पंजाब में कानून व्यवस्था अच्छी तरह चले, इसके लिए जरूरी है कि सारे दल अपने दलीय जो उनकी मान्यताएं हैं उसको छोड़ के राष्ट्र हित में चिंतन करें इस बात पे। लो डेंसिटी ब्लास्ट है, जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर से यूनियन टेरिटरी है और बीजेपी ऑफिस के सामने होना कोई संयोग नहीं है, तो उसकी एजेंसी जांच करेंगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, चंडीगढ़ बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है और कैपिटल है पंजाब की। अगर वहाँ भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये बड़ा गंभीर इशू है, सीरियस कंसर्न है हमारा। और मैं चाहूँगा इसकी जल्दी पूरी जांच हो, गंभीरता से जांच हो। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब और वहाँ के एसएसपी साहब से मैं मांग करूँगा, और जो लोग ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले दिनों हमने देखा वहाँ एक डे लाइट नौजवान का मर्डर भी हुआ था दिन दिहाड़े और पॉश एरिया में हुआ था। तो ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है, और अगर ऐसे जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, चंडीगढ़ यूटी है और डायरेक्टली केंद्र के अधीन है, लेकिन वो अभी जो एसएसपी चंडीगढ़ है, क्योंकि मुझे भी न्यूज़ आपसे पता चली है, अभी उसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं, क्योंकि पंजाब की कैपिटल तो चंडीगढ़ है ही है, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ बीइंग कैपिटल ऑफ पंजाब, तो हम भी पंजाब में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स पिछले समय में कोई भी पंजाब में ऐसे कई जगह कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अमृतसर में, कोई पे उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाती है। और इसमें भी कोई पंजाब सरकार के सहयोग की ज़रूरत होगी, पंजाब पुलिस के सहयोग की ज़रूरत होगी, हम सहयोग करेंगे, लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और पंजाब का माहौल हम बिल्कुल खराब करने नहीं देंगे। ये घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर हुई है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को घेर लिया गया। आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई एजेंसियां जांच में शामिल हो गई हैं। फॉरेंसिक टीम, एनआईए और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और सबूत जुटाने में लगी हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा को लेकर माहौल और भी ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन चर्चा से पहले ही विपक्ष ने सदन परिसर में जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार पर माइनॉरिटी एनजीओ को टारगेट करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में एफसीआरए बिल 2026 पर चर्चा से पहले ही विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि ये बिल विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा, लेकिन चर्चा से पहले ही विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार पर माइनॉरिटी एनजीओ को टारगेट करने का आरोप लगाया है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार बहुत जल्दी में इस बिल को ला रही है, जो कि सही नहीं है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है, तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल करने का काम कर रही है। वह चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हों चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हों, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। When the FCRA amendment bill was introduced, I had opposed it on the first principles of constitutionalism. The bill is arbitrary, it is mala fide, it is capricious, it does not measure on the touchstone of constitutionality. It offends Article 14, Article 19, Article 21, Article 300A of the Constitution of India, and therefore it needs to be very strongly opposed. हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बिल को राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी बताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कई एनजीओ विदेशी फंडिंग से देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये बिल मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक बिल रहा है। एनजीओ के पैसे से जो विदेशी फंड आता है, कभी वो किसी आंदोलन के लिए सरकार के विरुद्ध, कभी नक्सलवाद को पुष्ट करने के लिए, तो कभी किसी प्रकार का प्रचार अभियान, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अन्य चीज, उसमें इन प्रकार के रुपयों का जो फंडिंग है उसका उपयोग होता रहा है। तो ये एक सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सा बन जाता है। देखिए, जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, ये जो सूडो सेकुलरिज्म का पॉलिटिक्स है, ये नहीं चलेगा। देश का नागरिक जो कानून के तहत रह के काम करेगा, उसको नरेंद्र मोदी के भारत में कोई चिंता नहीं है। ये नून के नुक्ते निकालते हैं और मिनॉरिटीज़ को वोट बैंक बनाते हैं। इनका काम है लटकाना, हटकाना। ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये बिल विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग, खासकर जबरन धर्मांतरण और व्यक्तिगत लाभ के लिए फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। पर विपक्ष का तर्क है कि ये कानून अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं और एनजीओ को समाप्त कर देगा। वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही देश को महंगाई का झटका लगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले दिन ही देश को महंगाई का झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.05 की बड़ी बढ़ोतरी की है। कमर्शियल गैस पर 2026 में कितने दाम बढ़े हैं, समझिए। बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1 मार्च को 1768.5 रुपए थे, जो 7 मार्च को 115 रुपए बढ़कर 1883 रुपए कर दिए गए थे। इसके बाद अब 1 अप्रैल को 195.5 रुपए बढ़कर 2078.5 रुपए कर दिए गए हैं। यानी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 310 की कुल बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं अन्य शहरों की बात की जाए तो चेन्नई में 203 रुपए, कोलकाता में 218 रुपए और मुंबई में 196 रुपए तक की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कॉमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि होने पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार आम जनता पर महंगाई की मार कर रही है। और ये पहली बार नहीं बढ़ा है।
1 साल के अंदर 5 बार बढ़ा है। अभी 3 ही महीने बीते, 9 महीने लाइसेंस दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ इससे कौन प्रभावित होगा मालूम है? ठेले भी लगाने वाले जो सिलेंडर लगा के बेच लेते थे, जो दैनिक रोज खाने कमाने वाले थे, जो वहाँ खा लेते थे। सिर्फ 5 स्टार होटलों में नहीं फर्क पड़ेगा इसका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने 1 जनवरी को 111 रुपये बढ़ाया, फिर आपने 1 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाया, फिर 1 मार्च को 31 रुपये बढ़ाया, 7 मार्च को 115 रुपये बढ़ाया और 1 अप्रैल 218। 3 महीने में 5 बार बढ़ा के आपने तो पूरी तरीके से लूटने की छूट दे दी है। कब तक बर्दाश्त करे जनता? देखिए, कॉमर्शियल सिलेंडर हो या प्रीमियम पेट्रोल हो या घरेलू सिलेंडर हो, सभी गैस के दाम यदि बढ़ते हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं, तो घरेलू गैस के दाम बढ़ेंगे तो सीधा प्रभाव पड़ेगा, कमर्शियल बनेंगे तो अपरोक्ष रूप से महंगाई पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने कॉमर्शियल गैस पर दाम बढ़ने की वजह मिडिल ईस्ट जंग बताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार भरसक प्रयास करती है कि जो प्राइसेस हैं वो कीमतें नहीं बढ़ाएं। बहुत विपरीत सिचुएशन चल रहा है और कांग्रेस की सरकार ने उस समय फ्री इकॉनमी के तहत जो तेल कंपनियां थी, उनको गैस कंपनियां थी, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस के अनुसार जो है वो रेट तय करने की छूट दी थी। उसी के कारण ये संभवतः कमर्शियल गैसेस के जो है प्राइसेस बढ़े हैं। फिर भी हमने कोशिश की कि डोमेस्टिक एलपीजी पे कोई विशेष वृद्धि नहीं हो या यथास्थिति रहे। यह सवाल ऐसे दौर में है जब पश्चिम एशिया में तनाव है और तनाव के चलते तेल कंपनियों से जो रेगुलेट होना चाहिए उसमें तो परेशानी है। इस परेशानी को देश के पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब, चूँकि हम तेल उत्पादक देश तो है नहीं, जब इसका कीमत बढ़ेगा तो उसका असर तो का सामना करने को हमारी सरकार तैयार है। बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट संचालक खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ है कि होटल या बाहर खाना महंगा हो सकता है। वहीं झारखंड के रांची में होटल संचालकों ने बताया कि गैस के दाम बढ़ने से कालाबाजारी शुरू हो गई है। होटल व्यापारी गैस सिलेंडर की जगह कोयला जलाने पर मजबूर है। गवर्नमेंट तो 200 रुपये बढ़ाया, लेकिन 200 रुपये बढ़ा के भी हमको कब मिलेगा इसका इंतजार करना है। अगर कमर्शियल मिलता 200 रुपये बढ़ा के भी 400 रुपये गवर्नमेंट बढ़ाती और मिलता तो आज हम लोग कोयला नहीं जलाती, इसमें इतना परेशानी है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि मेरे पास फुल स्टॉक है, पब्लिक पास पहुंच नहीं रहा है, जिसका देन है कि यार डोमेस्टिक सिलेंडर भी 2500 और 3000 में बिक रहा है। घर में खाना जिसके पास घट रहा है वो भी लेके जा रहा है 2500 रुपये में घर में खाना बनाने के वास्ते। गवर्नमेंट दावा बड़ा बड़ा कर रहा है, लेकिन पब्लिक धरातल में कुछ नहीं है। 200 रुपया तो वो सरकार बढ़ाई है, बाकी फिर भी 200 रुपये बढ़ाने के बावजूद भी हम लोग को गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। और मार्केट में आ रहा है सिलेंडर तो कालाबाजारी हो जा रहा है। वो सिलेंडर 14 किलो वाला 2000, 2500, 3000 में मिल रहा है। हम लोग लास्ट उपाय वही एक कोयला का चूल्हा बनाए हुए हैं, उसी में काम कर रहे हैं। परेशानी तो सर बहुत दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं रखता है। दाम बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिल कहाँ रहा है? मिलना चाहिए ना। दाम बढ़ने से क्या मतलब है? मिलना चाहिए। मान लीजिए सिलेंडर रखेंगे, आ गया, पकड़ेगा, कहाँ से लाया? मिलेगा तो 1 महीना हो गया, 1 महीना पार हो रहा है कि नहीं मिला। हम लोग कोयला में काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है। दरअसल ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा संकट बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से गैस और कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं।
अब खबर पाकिस्तान से है, जहां आडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी के UNHRC में अपने पिता के बचाव में भाषण दिया। कासिम के इस भाषण से पाकिस्तान में तहलका मचा दिया और दरअसल कासिम ने बीते बुधवार को अपने संबोधन के दौरान अपील की कि UN पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार उनके पिता इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा करने के लिए दबाव डाले। आपको बता दें कि इमरान खान के बेटे का UN में अपने पिता को लेकर भाषण दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान की आडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में अपने पिता के बचाव में भाषण दिया है। कासिम के इस भाषण ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। दरअसल कासिम ने बीते बुधवार को अपने संबोधन के दौरान अपील की कि UN पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर उनके पिता इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा करने के लिए दबाव डाले। कासिम ने कहा कि हम UNHRC से अनुरोध करते हैं कि वो पाकिस्तान से PTI चीफ इमरान खान के खिलाफ उत्पीड़न को खत्म करने और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने के लिए दबाव डाले और पाकिस्तान सरकार को संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप की राय का पालन करते हुए इमरान खान को रिहा करना चाहिए। बता दें कि इमरान खान की रिहाई को लेकर पाक में सालों से प्रदर्शन और मांगे उठ रही हैं। यहां तक कि भारत के पूर्व कप्तानों समेत कई देशों के कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से मांग की थी कि इमरान खान को सही उपचार मिले और उन्हें रिहा किया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में खराब सेहत और हिरासत की स्थितियों पर चिंता जताते हुए उनके समर्थन में पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भागीदारी की है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी कप्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इमरान खान पर क्या क्या आरोप हैं। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर कई तरह के आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 में बनाए गए एक ट्रस्ट के जरिए उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए की जमीन रिश्वत में ली थी। इमरान खान का ये मामला पाकिस्तान की राजनीति के लिए बड़ा विवाद बना। इमरान खान पर ये आरोप भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो सरकारी गिफ्ट मिले थे उन्हें उन्होंने 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर बेच दिया। दर्ज मामलों के अनुसार ये गिफ्ट सरकारी संपत्ति थे जिन्हें बेचना कानून के खिलाफ था। इसके अलावा मई 2023 में गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़काने का भी आरोप खान पर लगाया गया था। बता दें कि इमरान खान की सेहत और जेल में उनके साथ बर्ताव को लेकर भी काफी चर्चा है। इमरान का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके साथ जेल में क्रूरता की जा रही है। बता दें कि इमरान को आडियाला जेल की डेथ सेल में रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जेल का डेथ सेल क्या होता है और इसमें कैदियों को किस तरह से रखा जाता है। दरअसल डेथ सेल किसी भी जेल की काल कोठरी होती है जहां कैदियों को सख्ती से रखा जाता है। आमतौर पर ऐसे सेल में धूप तक नहीं आती और कुछ भी सुविधाएं नहीं होती। बता दें कि यहाँ कैदियों को पूरी तरह से आइसोलेट रखा जाता है, यानी उन्हें किसी से बात नहीं करने दी जाती और वो कई महीनों या सालों तक किसी से मिल भी नहीं पाते हैं। इसी अकेलेपन के चलते कई कैदियों की दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। आमतौर पर फांसी की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों को ऐसी सेल में रखा जाता है। UN में कासिम के बयान की पाक मंत्रियों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कासिम पर आरोप लगाया है कि कासिम और उनके सहयोगियों का मकसद पाकिस्तान के GSP+ दर्जे को खत्म करना है। ये पाकिस्तान के विरोधी समूह यूरोपियन यूनियन में इजरायली लॉबी और BLA से संबंधित लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।